हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो टॉपिक है वह है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रकाश, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज का मतलब है कि अगर यहां पर इधर का माध्यम मान लीजिए विरल है, ये विरल हो गया, इधर का माध्यम क्या है सघन। पहले यानी विरल का जो अपवर्तनांक होता है वह n1 और इसका जो अपवर्तनांक होता है वह n2। विरल का अपवर्तनांक n1 और सघन का अपवर्तनांक n2। ये इसका अभिलंब हो गया, ये इसका अभिलंब हो गया। कोई प्रकाश किरण यहां से आपतित होती है, ये आपतित प्रकाश किरण हो गई और यहां पर कोण जो है I। और प्रकाश किरण यहां से क्या होता है I के ऊपर क्या होता है अपवर्तित होता है, I के ऊपर अपवर्तित हो गई। तो इस ये आपतित प्रकाश किरण है अपवर्तित, अगर इसी बीच में एक दर्पण लगा दिया, यहां क्या कर दिया गया एक दर्पण लगा दिया गया, तब क्या होगा प्रकाश किरण जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी, यानी कि ये इस कोण पर स्थिति से प्रवेश करेगी, इस कोण पर यहां से क्या होगा बाहर निकलेगा। यानी कि प्रकाश किरणों का जो पथ होता है वो क्रमणीय होता है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आएगी। विरल माध्यम ने इसलिए रास्ता अपनाया कि ए से आया बी पर, फिर आया सी, यानी कि प्रकाश पहले ए से बी गया, बी से सी आया। उत्क्रमणीयता का मतलब है कि जब सघन से अगर विरल में अगर आर कोण पर प्रवेश करे तो वह सी से बी जाएगी, बी से ए जाएगी। यानी कि पहले प्रकाश किरण ए से बी गई, बी से कहां गई सी, और जो उल्टा कर देंगे पहले सी से आएगी, बी से जाएगी कहां पर ए। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कि प्रकाश किरण ए बी सी और सी बी ए, यही रास्ता अपना। अब प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता में चित्र में तो आपको दिख ही रहा है, तो आप जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो आप स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल के नियम से क्या मिलेगा? स्नेल के नियम से आपको मिलेगा कि साइन I बटे साइन R = 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। 1n2 का मतलब जो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन, इसको मानिए समीकरण 1। फिर जब प्रकाश, यानी ये किसके लिए लगा, ये जब प्रकाश किरण विरल टू सघन यानी रेयर टू डेंस जा रही है सघन, तो चूंकि प्रकाश किरण का पथ उत्क्रमणीय है, अब यहां पर लगाए क्या सघन से अगर विरल में जाएगी, सघन से क्या होगा विरल में जाएगी, तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा साइन। अब सघन से विरल में जाएगी तो ये आपतन कोण कहलाएगा, ये वाला अपवर्तन होता है। अब यहां पर कोण लगेगा कि साइन R बटे साइन I = 2n1। 2n1 क्या हो गया कि जब विरल से सघन में आया तो n1, विरल से सघन में आया तो 1n2 हमने कहा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या कहेंगे, तो हम 2n1। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 × समीकरण 2, 1 × 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि साइन I बटे साइन R बटे साइन R बटे साइन I बराबर 1n2 × 2n1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मिला का 1n2 × 2n1 = 1, या 1 × 2 × 2n1 = 2n2 × 2n1 = 2n1 × 2n1 = 2n2 × 2n1 = 2n1 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 × 2n1 = 2n1
2n1 इक्वल टू 1/1n। अगर हमें इसको चेंज करना हो, 2n1 है वो अगर बट्टे में कर देंगे तो 1n हो जाए। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, 1n2 का जो मतलब होता है वह n2/n1 होता है। 1n2 का मतलब n2/n1 भी होता है, जो आपको आगे चल करके पढ़ना है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह से अगर बहुत सारे माध्यम हैं, 2-3 माध्यम, कई माध्यम, यानी कि 3 माध्यम है, 1 माध्यम 2 माध्यम, यहाँ n1 हो गया, यहाँ n2 हो गया, यहाँ n3 हो गया। ऐसी दशा में 1n2 2n1 2n3 3n1 बराबर कितना होना चाहिए 1। यानी कि कितना भी माध्यम हो, सबका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह 1 के बराबर। अब इसके बाद से जो माध्यमों की बात होती है ना, तो माध्यम में कुछ माध्यम बिल्कुल निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर वायु है, एयर, इसको हम लोग ए से लिखेंगे। जल है यानी कि पानी, वाटर, वाटर को हम लोग W से लिखाएंगे। कांच यानी कि ग्लास, ग्लास, ग्लास की स्मॉल जी है। विरल, विरल को रेयर करते हैं यानी स्मॉल आर। सघन, सघन को डेंस करते हैं, स्मॉल डी। द्रव, लिक्विड, अगर लिक्विड है तो स्मॉल किया। इतने चीजें आप शार्ट में बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर कहा कि प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, जल से कांच में, कुछ इस तरह से अगर जा रहा है, तो हम लोग ये जो सूत्र दिख रहा है आपको, यहाँ वाला या यहाँ वाला, हम इसे कैसे लिखेंगे? इसी सूत्र के आधार पर। तो अगर मान लीजिए कि नंबर 1 प्रकाश किरण अगर वायु से कहाँ जा रही है, जल, वायु से जल में जा रही है, यानी कि विरल माध्यम वायु होगा और जल, यानी कि इसका मान n1 दिया जाएगा, इसका मान n2। तब क्या बनेगा? वायु के लिए जल के लिए W, यानी कि हम हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तन, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन, उसे किससे दिखाएंगे? उसे दिखाएंगे ANW। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि जल से कहां जाए प्रकाश किरण, कांच में जा रही है, तो ये विरल होगा, n1 अगर आपका सघन, यानी कि आपका विरल है और आपका सघन। तो अपवर्तनांक किसे दिखाएंगे? हो जाएगा WNG। इसी तरह से कोई अगर 2 माध्यम दिया हुआ है, अगर एक के सापेक्ष दूसरे को लिखना है, अगर वायु के सापेक्ष जल का निकाला, वायु के सापेक्ष जल का, तो जिसके सापेक्ष निकाला होगा उसको पहले लिखते हैं ANW। उसी तरह से WNG के मान दिया गया। अब ANG का मतलब क्या होगा? ANG का मतलब होगा NG/NA। और WNG का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ NG/N। NG/NA और NG/NW। तो इसमें यह जो होता है उसे हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। यह सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर है। और ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यह निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा होता, सापेक्ष अपवर्तनांक के लेफ्ट और राइट दोनों में लिखा रहता है, जो भी जैसा माध्यम दिया हो। ठीक है, तो ये आप इसका नोट्स वगैरह बना लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह से। कोई बात अगर जरूर पूछिएगा।
अब इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है क्रांतिक कोण? तो कुछ इसकी शर्त भी है। इधर का माध्यम हो गया आपका सघन, इधर का माध्यम हो गया आपका विरल। ये दो माध्यमों की परिसीमा है। यहां से प्रकाश किरण आ रही है आई। अब क्या होगा, प्रकाश किरण यहां से दूर जाएगी, ऐसे दूर जा रही है आगे। अगर मान लीजिए कि हम इधर विरल लेते हैं, ये विरल हो गया, इधर क्या करता सघन। एक दूसरा फिगर इसी तरह से, ये जो आई का मान है इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। अगर हम आई के मान को क्या करें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, तो जब थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाएंगे तो जो आर का मान वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि अगर इसको बढ़ा दें तो यह बढ़ते बढ़ते इसका मान यहां से जाने लगेगा, ऐसे इसका मान क्या हो जाएगा, आर का मान 90 अंश। तो ये जो आई है यहाँ पर, ये जो आई है इसी को हम कहते हैं आईसी, और ये जो आईसी होता है इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक, तो क्रांतिक कोण बना कब, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश किरण जब सघन से विरल में आती है, सघन से भी जब उल्टा हो गया, इधर आपका सघन है और इधर आपका क्या है विरल। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है, सघन से विरल, तो अपने अभिलंब से दूर हटती है। तो यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण आर का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि यदि ये जो आर का मान है, अपवर्तन कोण का मान यदि 90 अंश, 90 डिग्री, तो उस दशा में जो विरल माध्यम है, जो सघन माध्यम है इधर का, सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है ना, उसी को कहा जाता है क्रांतिक कोण। तो इसकी परिभाषा होगी कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, तो उसी आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। इसी से मिलती जुलती एक टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी तक तो सघन से प्रकाश किरण विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट रही थी, तो हम आपतन कोण का मान बढ़ाते गए तो आर का मान 90 अंश हो गया। सपोज करिए हम इसके मान को और बढ़ा दिया, अगर इसका मान हमने क्या किया कि आईसी का मान, आईसी का बड़ा हो जाए, यदि क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से क्या हो जाए, ज्यादा, तो क्रांतिक कोण का मान यदि आपतन कोण से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश में पर 90 अंश का कोण बनाते हैं ना, तो 90 अंश का कोण न बनाकर के पुनः
सघन माध्यम में प्रकाश किरण लौट जाती है। सघन माध्यम क्या होता है? प्रकाश किरण लौट जाती है। यानी कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश न करके दोनों माध्यमों की परिसीमा से टकरा करके पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को ही कहा जाता है क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिस बिंदु पर होता है, उस बिंदु पर थोड़ी चमक ज्यादा होती है, वो चमकदार होता है। जैसे हीरे का चमकना, तो हीरे का जो चमकना होता है वह इसके कारण होता है। हीरे का चमकना, हीरे का जो चमकना होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच की दीवार वगैरह होती है, मतलब कांच का अगर कोई प्लेट अगर उसमें दरार पड़ जाए, चटक जाए, तो देखते हो कि आप चमकने लगता है। तो जब चमकने लगता है ना, तो वहां पर इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटती है। कभी पानी में अपना हाथ डाले, इसमें बुलबुले बन जाते हैं ना, तो बुलबुले भी चमकते हैं। तो चमक का कारण जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी एक शर्त है, इसकी दो शर्त है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए। ये इसकी पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण होना चाहिए, जो आपतन कोण क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ये इसकी दो शर्तें हैं कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, दूसरा है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर इन दो शर्तों को ये फॉलो करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। इसके बाद से बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस कि लेंस क्या है। लेंस क्या है? व्हाट इज लेंस? बच्चों हम लोगों ने दर्पण पढ़ा जिससे परावर्तन होता, और अब लेंस पढ़ेंगे जिससे अपवर्तन होता। यह दो वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ के बीच घिरा समान पारदर्शी माध्यम होता है। दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ के बीच घिरा समान पारदर्शी माध्यम होता है, और उसी समान पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? पहले को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, और दूसरे को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, और इसको कॉन्केव। एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस।
अब ये उत्तल और अवतल लेंस क्या होते हैं? उत्तल का मतलब होता है जिसका वक्र पृष्ठ उत्तल हो, उभरा हुआ हो, और अवतल का मतलब है जिसका वक्र पृष्ठ दबा हुआ, धंसा हुआ। तो उत्तल लेंस का मतलब है कि वह लेंस जो किनारों में मोटा और बीच में मोटा और किनारों पर पतला, यानी इस प्रकार ऐसे, यह आपका हो गया उत्तल लेंस, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। और ये अवतल लेंस हो गया जो बीच में पतला और किनारों पर थोड़ा चौड़ा, इसे कहते हैं उत्तल लेंस। और ये आपका अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस हो गया और एक आपका अवतल लेंस। अब ये लेंस बनाया कैसे जाते हैं? मान लीजिए कांच का कोई खोखला गोला है और दूसरा एक कांच का खोखला गोला हो गया, इन दोनों का एक इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, ये आपका उत्तल लेंस। और अवतल लेंस मान लीजिए कि एक गोला हो गया और इसके समीप में दूसरा गोला, और इसके बीच में कोई पारदर्शी माध्यम भर दिया है। तो ये जो दोनों प्रकार के लेंस दिख रहे हैं ना, ये यहां पर अलग अलग बनाए गए। तो उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये अभिसारी और आपका हो गया अपसारी। अभिसारी नाम इसलिए है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी दूर दूर से किरणें फैल के आती है और एक बिंदु पर जाकर के मिलती है। और अपसारी का मतलब है कि किरणें ऐसे दूर दूर फैल जाती है, मतलब पैरेलल लाइन से दूर दूर फैल जाती है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं कि ये जो उत्तल लेंस है इसका भी एक पृष्ठ इधर है भरा हुआ है, दूसरा इधर पृष्ठ, देखिए दो गोले लिए गए, तो इसके कुछ केंद्र भी होते हैं, केंद्र, तो जिसे हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र का मतलब हुआ कि लेंस जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसको C1 और C2 से दिखाया है। C1 और C2 से दिखाया है। इसके बाद एक है प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र की परिभाषा दी जाती है कि अगर कोई लेंस है, अगर इस पर कोई प्रकाश इस प्रकार से आपतित हो, कोई प्रकाश इस प्रकार से आपतित हो कि अपवर्तन के पश्चात जो आपतित किरण और जो निर्गत किरणों एक दूसरे के समांतर हों, तो ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है उसको जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं प्रकाशित। ये लेंस के बीच भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब मुख्य अक्ष क्या होता है? ये जो C1 और C2 दिख रहा है ना, यहां से होकर के गुजरने वाला क्षैतिज अक्ष, यानी कि लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों, दोनों वक्रता त्रिज्या केंद्रों, दोनों वक्रता केंद्रों से होकर के गुजरने वाला जो अक्ष होता है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है वो मुख्य अक्ष। कोई भी जो दूरी होती है ना, इसी O से मापी जाती है, प्रत्येक दूरियां O से मापी जाती है प्रकाश के। इसके बाद से हमने मुख्य अक्ष पढ़ लिया।
चौथा आपका है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि भाई जो त्रिज्या की परिभाषा हम लोग दर्पण के केस में हम लोग पढ़ चुके, वही सारी चीजें हम दर्पण के केस में भी पढ़ चुके हैं। फोकस मेन इंपॉर्टेंट आपका है फोकस, कि फोकस किसे कहते हैं। फोकस तो लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती है, क्योंकि दो वक्रता केंद्र दो वक्रता त्रिज्या है। तो जब दो वक्रता त्रिज्याएं होती है इसका मतलब इसमें फोकस में कितने होते हैं? दो। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम फोकस। मान लीजिए कोई लेंस है उत्तल, इसका मुख्य अक्ष हो गया, कोई प्रकाश किरण यहां से चली और मुख्य अक्ष क्या हुई? समांतर हुई, इसी को इसका कहते हैं प्रथम फोकस। अगर अवतल है, अगर ये अवतल है तो इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो अगर यहां से कोई प्रकाश किरण चले, इधर से कोई प्रकाश किरण तिरछी इस पर आए, तो ये क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अगर इसको आगे बढ़ाया कहीं पर काटेंगे, तो जहां पर काटेंगे वहीं पर इसका प्रथम फोकस होगा। द्वितीय फोकस इसी प्रकार से द्वितीय फोकस भी है। द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस में क्या होता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है, इधर से मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के लेंस के जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाते हैं, तो सिर्फ क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल में जो मुख्य फोकस होता है उसमें क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, अब इसको पीछे बढ़ा दीजिए, तो ये समांतर किरणें चल जा रही है, जहां पर ये मिलती हुई यानी जहां से निकलकर जाती हुई प्रतीत हो, जिस बिंदु से निकल करके जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या करते हैं? इसका द्वितीय फोकस करते हैं। द्वितीय फोकस को या तो हम F2 से दिखाते हैं या फिर F से दिखाते हैं, यानी कि प्रथम को या तो हम F1 से दिखाते हैं या फिर हम लोग F' से दिखाते हैं, और द्वितीय वालों को या तो F2 से दिखाते हैं नहीं केवल F से। इसके बाद से है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है? तो हम जानते हैं कि कोई भी दूरी हम कहां से मापते हैं? कोई भी दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, और इस फोकस और इस प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये F1 से F1 यहां से इसको क्या कर दीजिए और ये क्या का C, यह दूरी और यहां से यह दूरी के दोनों क्या हो गया? F। यहां से आप इसको कर दीजिए C, ये यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी, ये हो गया क्या आपका F। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा, ये दूरी आ गया आपका F। यानी कि जैसे दर्पण में फोकस और फोकस दूरी आती है, इसमें भी फोकस और फोकस दूरियां होते हैं। तो बच्चों आप इतना